हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस पर। आज हिंदी मीडियम 12th क्लास सेकंड वीडियो आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो लास्ट हेडिंग पढ़ी थी उसके बाद आज हम एक नई हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही एक हेडिंग है RBSC 12th बोर्ड के अंदर, जिसको समझते हैं हम आज। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, सबसे पहले स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी किसके काम आता है इसकी बात करते हैं। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी काम आता है आवेश की, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के ससूचन और आवेश की मात्रा पता करने में। मतलब किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को पता करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए और आवेश की कितनी मात्रा उसके ऊपर अवेलेबल है उसका पता करने के लिए हम काम में लेते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की कार्यविधि इस डायग्राम के साथ हम समझेंगे। इस डायग्राम के अंदर क्या बताया हुआ है, ध्यान से सुनिए आप। इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक कांच का पात्र लिया हुआ है और इस कांच के पात्र के अंदर एक धात्विक छड़, ये आपको एक धात्विक छड़ दिखाई दे रही होगी, ये एक धात्विक छड़ को लिया है मैंने। इस धात्विक छड़ को मैंने क्या किया है, एक कॉर्क की हेल्प से इस कांच के पात्र के अंदर यहाँ पर स्टेबल कर दिया है। फिर मैंने क्या किया है, इस धात्विक छड़ के लोअर एंड पर, निचले वाले सिरे पर, यहाँ पर 2 स्वर्ण पत्तियाँ काम में ली है। ये स्वर्ण पत्र लिखा हुआ है, देखिए ये 2 स्वर्ण पत्तियाँ काम में ली है। और इसके ऊपर वाले सिरे के ऊपर, मैंने एक धात्विक डिस्क काम में ली है। तो ये आपकी होगी क्या, धात्विक डिस्क। और यहाँ पे आपको एक भूसंपर्कन बिंदु बताया गया है अर्थिंग के पर्पज से। अब हमें क्या करना है कि जब हम कोई आवेशित वस्तु, जैसे कि यहाँ पर मान लो एक ये आवेशित छड़ है, जब कोई एक आवेशित वस्तु इस धात्विक डिस्क के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, जब ये इसके संपर्क में लेके आते हैं, तो इसके संपर्क में लाते ही क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मेथड पढ़े थे, जिसके अंदर चालन या संपर्क द्वारा एक विधि पढ़ी थी, उसके अंदर हमने बताया था कि जब 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे ही मैं यह वस्तु, इसके आवेशित वस्तु इसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, आवेश जो है यहाँ पर स्थानांतरित होना प्रारंभ करता है, ट्रांसफ़र होना प्रारंभ करता है इस छड़ के ऊपर। अब ये आवेश जब ट्रांसफ़र करता हुआ यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर आते ही जो ये अपनी स्वर्ण पत्तियाँ लगाई हुई है, इन स्वर्ण पत्तियों के ऊपर, दोनों पत्तियों के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्थानांतरित होता है। तो जब यहाँ इन दोनों स्वर्ण पत्तियों के ऊपर ये आवेश स्थानांतरित होता है, तो प्रतिकर्षण की वजह से ये जो स्वर्ण पत्तियाँ दे रखी है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पर फैल जाती है। तो जिस क्वांटिटी के अंदर, या फिर जो इसका मेज़रमेंट होता है, जिस मेज़रमेंट के अंदर ये पत्तियाँ फैलती है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आवेश की कितनी मात्रा है। सो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर हमने बताया कि आवेश की उपस्थिति और उसके सहसूचन, उसकी मात्रा का पता कैसे किया जा सकता है इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से। हमारी अगली हेडिंग है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म के अंदर जो भी गुणधर्म है, मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आवेश के गुणधर्म के अंदर सबसे पहला जो गुणधर्म है वो हमें कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अगर समान आवेश होंगे अगर, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर होंगे तो उनमें क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की समान मात्रा एक दूसरे की क्रिया को निरस्त कर देती है। इसमें बोला गया आपको कि अगर आवेश परिमाण में बराबर है और उनकी प्रकृति अगर विपरीत है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। जैसे +2 कूलम है और -2 कूलम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, मतलब न्यूट्रल, उदासीन हो जाएंगे। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहता है कि आवेश सदा संरक्षित रहता है, मतलब आवेश संरक्षण की पालना करता है, संरक्षण नियम की पालना करता है। तो आवेश संरक्षण नियम हमें क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। सो बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है, ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि आवेश न तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं हम, एक नाभिकीय अभिक्रिया के साथ इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक नाभिकीय अभिक्रिया लिखता हूँ, 92 यूरेनियम 238, इससे मिलता है हमें 90
थोरियम 234 प्लस 2He4। यहाँ पर ये He4 हीलियम, हीलियम क्या बताता है यहाँ पर अल्फा कण को शो करता है अपना। सो इस नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक यूरेनियम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है। जब यूरेनियम इस नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो यूरेनियम के विखंडन के होने से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक तो मिलता है थोरियम मिलता है, थोरियम 90 थोरियम मिलता है, और साथ में क्या होता है कुछ अल्फा कण रिलीज होते हैं 2He4, एक अल्फा कण रिलीज होने की यहाँ पर बात बताई हुई है। सो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखना है कि जब मैंने यहाँ पर इस यूरेनियम के विखंडन की बात करी तो विखंडन से पहले और विखंडन के बाद यहाँ पर देखा जाए अगर तो इसके जो परमाणु क्रमांक है वो 92 है, जिसको मैं अगर मान लो Q इनिशियल लिख देता हूँ तो ये कितना बता रखा है आपको यहाँ पे 92, ये परमाणु क्रमांक कितना बताया 92। अगर यही विखंडन के अगर मैं बाद की बात करूँ तो विखंडन के बाद यहाँ पर देखा जाए तो मैं उसे QF से डिनोट कर देता हूँ, तो वो कितना दे रखा है आपको 90 + 2। यहाँ पे देखें आप 90 + 2, तो यहाँ पर ये फाइनल कितना हो जाएगा आपका 92E। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि परमाणु क्रमांक दोनों साइड मतलब विखंडन से पहले और विखंडन के बाद दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर 92 इक्वल आ रहा है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z से डिनोट किया जाता है, और परमाणु क्रमांक की क्या होता है किसी भी तत्व के उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पर विखंडन से पहले और विखंडन के बाद दोनों ही कंडीशन में ये संख्या क्या आ रही है आपकी इक्वल आ रही है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आवेश का कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ है, आवेश जो है केवल और केवल ट्रांसफ़र हुआ है दूसरी फॉर्म में, सुरक्षित रह रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है। अगली जो प्रॉपर्टी आती है आपकी वो आती है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है मतलब आवेश क्वांटीकरण का पालन करती है, क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। अब कैसे आवेश का क्वांटीकरण हमें क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण हमें ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है, किसी भी वस्तु पर आवेश मीन्स Q, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब मल्टीप्लाई विथ N करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु पर आवेश मीन्स Q, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है मतलब मल्टीप्लाई विथ N। अब पूर्ण गुणज होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जहाँ मैं N की जो बात कर रहा हूँ यहाँ ये N क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब जैसे 1 2 3 एनीथिंग व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये संख्या कभी भी आपकी पॉइंट के अंदर नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। सो इसे ही बोला गया है क्या आवेश का क्वांटीकरण। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है मीन्स Q = ±NE। अगर मैं आवेश के न्यूनतम संभव मान की बात करूं, किसी भी वस्तु पर न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है आवेश का, तो वो होगा आपका कितना Q = N की जगह अगर 1 रख दिया जाए यहाँ पे तो E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 के बराबर होती है। तो किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी होती है 1.6 × 10⁻19। कब, जब N = हमने यहाँ पर क्या रख दिया था 1 रख दिया था। सो ये आपका क्या हो गया आवेश का क्वांटीकरण हो गया। एक अगला गुणधर्म और बता देता हूँ मैं आपको कि आवेश क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है। अब मैं अगली हेडिंग की तरफ प्रोसीड करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपके एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से, न्यूमेरिकल पर्पज़ के हिसाब से, और वो है कूलॉम का नियम। सो स्टूडेंट समझते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम हमें क्या कहता है, कूलॉम का नियम हमें कहता है, सबसे पहली बात मैं इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि कूलॉम का नियम जो होता है अपना किन्हीं भी पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो कूलॉम के नियम के अंदर क्या समझता है, कूलॉम ने क्या बोला था इस नियम से रिलेटेड, कूलॉम ने बोला था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए क्या बोला था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, इस बात को ध्यान से समझे स्टूडेंट, मैं स्थिर बिंदु आवेशों की बात कर रहा हूँ, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक आवेश पड़ा हुआ है Q1, एक आवेश पड़ा हुआ है यहाँ पर Q2, और इनके बीच की दूरी मैंने ले ली यहाँ पर कितनी R ले ली है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझे, कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल मीन्स F की बल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, F की बात कर रहा हूँ।
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब बल कोई सा भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आवेश आपकी कौन सी प्रकृति के। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। सो मैं फिर यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब एफ जो होता है वो क्या होता है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। आवेशों के परिमाण का मतलब यहाँ पर आपको जो है वैल्यू मोड में लेके चलनी है, माइनस की वैल्यू को भी आपको प्लस के अंदर कंसिडर करके चलना है, मोड में लेके चलेंगे वैल्यू को आप, मोड ऑफ Q1 Q2। सो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब F दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फर्स्ट बात तो इसने ये बोली यहाँ पर। सेकंड इसने बोला दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, r के वर्ग, r का वर्ग कर दूं कितना हो जाएगा, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दो बातें बताई थी कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दूसरा बल किसके समानुपाती होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। सो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके मैं बना देता हूँ एक इक्वेशन, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r² बन जाती है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है यहाँ पर तो समानुपाती नियतांक आता है आपका यहाँ पर K, यहाँ पर K को क्या बोल रहा हूँ मैं, समानुपाती नियतांक बोल रहा हूँ। और इस समानुपाती नियतांक K की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितनी, 9 × 10⁹ मात्र क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आएगा, यहाँ पर अगर मुझे K की वैल्यू निकालनी है तो r² को मल्टीप्लाई करो, Q1 Q2 को F के नीचे भेज दो, तो F के लिए कितना आ जाएगा न्यूटन, इसके लिए जब मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम जब इसके नीचे आएगा तो कूलम स्क्वायर। और K जो होता है आपका वापस किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट ये क्या है आपका, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है। सो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है आपके पास वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखें आप यूनिट जो है जस्ट अपोजिट इन्वर्स हो गई है इसकी, क्योंकि यहाँ पर K और एप्सिलॉन नॉट जो है आपस में क्या है, इन्वर्स है, एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, दैट्स वाई। सो एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये आपका सीधा कूलम का नियम था जिसके अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी ये बात समझा दी। अब यहाँ पे जब मैं K की जो वैल्यू है, ये K की वैल्यू उठा के जब मैं इस जगह पे अप्लाई कर देता हूँ तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाता है, F इज इक्वल टू K की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, Q1 Q2 अपॉन r², ये Q1 Q2 अपॉन r²। सो आपका फाइनल एक और फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। अब मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकल जाएगी। सो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें हम और F को इधर ट्रांसफ़र कर दें। जब मैं F को इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या हो जाता है 1/4 पाई, यहाँ पे F इधर आ जाएगा आपका, ये F Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इसकी विमा की बात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए अगर Q1 Q2 तो Q1 Q2 हो जाएगा आपका, Q1 भी Q अगर मान के चलो और Q2 को भी Q मान के चलो तो दोनों के लिए Q² हो जाएगा। और Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका I × T, और I के लिए आपका आता है यहाँ पर A1 और T के लिए आता है आपका T1 आता है जब विमीय सूत्र की बात की जाती है तो। सो यहाँ ऊपर ये वैल्यू जब मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो इसके जब स्क्वायर की बात करूँगा तो ये ऊपर की तरफ अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका T2A2 आ जाएगा। और यही चीज़ अगर मैं नीचे यहाँ पर बात करूँ 4 पाई तो अपना कांस्टेंट है ये। यहाँ पर F की जब बात करता हूँ, बल की जो विमा होती है वो होती है आपकी M1 L1 T-2, और R दोनों के बीच की दूरी है यहाँ पर, डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका L2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब इसको फाइनल अपन सॉल्व करते हैं, M को ऊपर भेज देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका M-1, यहाँ पर L1 को ऊपर भेजूँगा मैं तो ये आपका कितना हो जाएगा L-1, और
ये L1 और L2 ये एक्चुअल में L3 हो जाएगा पहले, और जब ऊपर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा L-3 हो जाएगा। इसी तरीके से T2 यहाँ पर पहले से था, ये T-2 ऊपर जाके T2 हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, और T स्क्वायर और T स्क्वायर कितना हो जाएगा, T की पावर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, और ये A2 एज इट इज़। सो आपकी फाइनल वीमा यहाँ पर क्या बन गई इसकी, ये फाइनल वीमा बन गई M-1 L-3 T4A2। ये एक्चुअल में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, और ये पूछा हुआ भी है आपको कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मात्रक बताइए, वीमा बताइए। तो इसकी ये वीमा हो जाएगी। तो आपको ये इस तरीके से निकालनी है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। नाउ अगर मैं इसी के अंदर कुछ और बात करता हूँ, जैसे कि सपोज दैट मान लो यही बात मैंने जो दोनों आवेश लिए हैं मेरे Q1 और Q2, इन दोनों की वैल्यू ले ली, मान लिया कि 1 कूलम है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो मान ली मैंने कितनी 1 मीटर कंसीडर कर ली। सो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, सो F इक्वल टू मिलता है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 1 इंटू 1 और अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो ये बच जाएगा, केवल ये बच गया यहाँ पे। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर किसके इक्वल होता है, मेरा K के इक्वल होता है। तो मैं इसको K के इक्वल लिख सकता हूँ, और K की वैल्यू कितनी होती है अपने पास यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल आ जाती है। तो ये फोर्स एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल लग रहा है एक्चुअल में। सो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है इसकी, वो डेफिनेशन क्या बनती है कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर R=1 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों, मतलब Q1 Q2 दोनों की वैल्यू कितनी ली है मैंने यहाँ पर 1 कूलम ली है, कि आवेशों के मध्य 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन बल कार्यरत होता है, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलम के तुल्य होता है। तो हमने यहाँ पर आवेश का कितना लिया था, यहाँ पर वैल्यू कितनी ली थी 1 कूलम ली थी दोनों की। तो यहाँ पर अपनी यह एक डेफिनेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था पूरा का पूरा कूलम का नियम था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये 2 बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, एक ये रहा और एक ये रहा। नाउ स्टूडेंट्स एक बेसिक टर्म को समझेंगे हम, पराविद्युतांक जिसे एप्सिलॉन R से हम प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। सो पराविद्युतांक के बारे में ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं उसका पराविद्युतांक, उस माध्यम का पराविद्युतांक। फिर से समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट कि अगर जब हम किसी माध्यम के अंदर आवेशों के मध्य बल की बात कर रहे हैं और वही बल निर्वात के कंपैरिजन में कितने गुना कम प्राप्त हो रहा है उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर पराविद्युतांक। और इस पराविद्युतांक को हम दूसरे और भी नाम से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसे और भी आप बोल सकते हैं विशिष्ट परावैद्युतता। क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट परावैद्युतता। सो पराविद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर विशिष्ट पराविद्युतता। सो एप्सिलॉन R की जो मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो वो ऐसा भी बन सकती है कुछ कि एप्सिलॉन R जो होता है उसको कैसे निकालेंगे कि निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन R बराबर निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, मैं जिसे F से मान लेता हूँ और डिवाइडेड बाय यहाँ पे करता हूँ किसी भी माध्यम में आवेशों के मध्य बल, किसी भी माध्यम में आवेशों के मध्य बल जिसको मैं मान लेता हूँ किससे, Fm से ले लेता हूँ। फिर ऊपर मैंने माना है निर्वात या वायु के मध्य आवेशों के मध्य बल, और ये किसी मीडियम के लिए लिया है, किसी भी माध्यम के लिए लिया है। सो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कूलम का नियम आवेशों के लिए क्या कहता है हमें, ऊपर निर्वात या वायु के लिए क्या होगा इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं माध्यम के लिए बात कर रहा हूँ, सो माध्यम के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर आएगा इस बार एप्सिलॉन, और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है आपका, यहाँ पर किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है यहाँ पर, माध्यम की विद्युतशीलता। और इसी तरीके से Q1 Q2 बाय R²। सो यहाँ 1/4 पाई Q1 Q2 R², Q1 Q2 अपॉन R², ये सारा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। सो आपका एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
सो पराविद्युतांक को आप और इस तरीके से बता सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपको एक पराविद्युतांक की परिभाषा और मिल गई। कुछ पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं उनके लिए इसकी कुछ वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैं आपको एक दो की वैल्यू कुछ बता देता हूँ। जैसे अगर मैं हवा की बात करता हूँ तो हवा के लिए इसका जो पराविद्युतांक होता है वो होता है 1.00059। इसी तरीके से अगर मैं निर्वात के लिए बात करूं तो निर्वात के लिए इसकी वैल्यू होती है कुछ 1 होती है। और ऐसे ही कांच की जैसे 5 से 10 होती है, सभी अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। जैसे कोई सुचालक अगर बात करें तो उसके लिए अनंत इसकी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट ये आपका था, अगली हेडिंग थी कुछ पराविद्युतांक के बारे में। अब स्टूडेंट्स मैं इस कूलाम नियम से रिलेटेड कुछ 1-2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो 1-2 पॉइंट हमें क्या कहता है उनको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। कूलाम नियम से रिलेटेड जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैंने बता दिया था हालांकि पहले, कि कूलाम नियम है तो आवेश जो है वो स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये बात कि आवेश जो है वो स्थिर और क्या होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था। सेकंड बात मैं आपको बताता हूँ कि 10⁻⁻15 मीटर 10⁻⁻15 मीटर की रेंज या फिर इससे कम दूरियों के लिए कूलाम का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय बल भी उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए 10⁻⁻15 मीटर या फिर उससे कम दूरियों के लिए आपका कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कुछ ये 1-2 पॉइंट थे कूलाम नियम से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे। अब इससे अगली हेडिंग जो है वो है हमारी कूलाम नियम का सदिश निरूपण। सो स्टूडेंट्स कूलाम नियम के सदिश निरूपण के अंदर हमें 2 स्थितियों की बात करनी पड़ेगी, जिसके अंदर पहली स्थिति तो होगी जब आवेश दोनों समान प्रकृति के हो, और दूसरी स्थिति हम देखेंगे कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो। क्योंकि हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं सो हमें दिशा वगैरह की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 केसेस यहाँ पर इसके बनेंगे ही बनेंगे। केस फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ कि दोनों आवेश आपके जब समान प्रकृति के हो, दोनों आवेश जब समान प्रकृति के हो तो इस स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब मैं Q1 मल्टीप्लाई विथ Q2 की बात करता हूँ तो वो मिलता है हमें ग्रेटर देन ज़ीरो। कैसा मिलता है कि जैसे मान लो सपोज दैट दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, मान लो ये भी 2 कूलाम का होता और ये भी मान लो 2 कूलाम होता। सो ये इसकी वैल्यू कितनी आती, 4, जो क्या है आपका ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों -2 होते तो भी कितना आता अपना 4 इस ग्रेटर देन कितना आ जाता है यहाँ पर 0 के आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन के अंदर Q1 Q2 इस ग्रेटर देन क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको इसका डायग्राम बना रखा है मैंने बोर्ड पर। जैसे ये आपका आवेश Q1 प्लस Q1 और एक ये आवेश आपका प्लस Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास R है, और लगने वाले जो बल हैं F12 और F21 वेक्टर है। जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब सदिश निरूपण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इसके एकांक सदिश को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर R12 कैप एंड R21 कैप यहाँ पर बता रखा है मैंने। F12 क्या है, Q1 द्वारा Q2 पर प्रतिकर्षण बल। इसी तरीके से F21 क्या है, Q2 द्वारा Q1 पर प्रतिकर्षण बल है। और R12 क्या है, Q1 से Q2 की दिशा में एकांक सदिश है यहाँ पर। और R21 क्या है, Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश है यहाँ पर अपना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब मैंने यहाँ पर इस डायग्राम की बात करी थी तो Q1 और Q2 इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। सो यहाँ पर F12 और F21 जो है इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दैट्स वाई। सो अगर मैं कूलाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करूँ दोनों ही बलों की, सो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, F12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब बात की जाएगी एकांक सदिश की, एकांक सदिश क्या आ जाएगा, R21 कैप आ जाएगा। सो F12 के साथ R21, F12 के साथ यहाँ पर देखें आप स्टूडेंट्स, यहाँ जब मैं बात कर रहा था F12, इस F12 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरफ है, और इसके साथ एकांक सदिश कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, R21 कैप। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर F12 के साथ किसको लिया है, R21 कैप को लिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर F21 की, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसके साथ मैंने क्या लिया है यहाँ पर R12 कैप लिया है, मतलब जिस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसी डायरेक्शन के साथ एकांक सदिश मैंने यहाँ पर लिया है। सो ये अकॉर्डिंग टू कूलाम यहाँ पर 2 इक्वेशन आगे मेरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को शो करती है। केस सेकंड की जब मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि दोनों आवेश क्या होंगे, आपके विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे।
विपरीत प्रकृति के आवेशों की बात करूँगा। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने, फटाफट देखें। जैसे यहाँ पर मैं आवेश की बात कर रहा हूँ Q1 Q2, 1 - 1 प्लस मान लेता हूँ। सपोज दैट दोनों के बीच में जो फोर्स, ये दोनों जो है आपके r डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर, इस बार क्या होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के अंदर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। दैट्स वाई इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे की तरफ होगी। यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ, r12 कैप एंड r21 कैप। सो इसके अकॉर्डिंग, कूलाम के अकॉर्डिंग हमारी दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर और r12 कैप। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 अपन पहले देख चुके हैं, दो इक्वेशन पहले वाले केस के अंदर। और F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर r21 कैप। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। F12, यहाँ पर F12 की डायरेक्शन इस तरफ है, और इस डायरेक्शन में आपका r12 कैप आ रहा है, दैट्स वाई r12 कैप। F21 इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ है, इस डायरेक्शन में r21 कैप है, दैट्स वाई यहाँ पर r21 कैप। सो इक्वेशन नंबर 1, 2 जो पहले देखी थी, और इक्वेशन नंबर 3, 4, ये चारों ही इक्वेशन किसको बताती है, आपका सदिश निरूपण को बताती है। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लिया यदि r12 कैप इज इक्वल टू माइनस r21 कैप लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, तो r12 कैप की जगह माइनस r21 कैप, इस पूरे r12 कैप की जगह क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, माइनस, तो ये आगे ले लेता हूँ, और r21 कैप, तो ये हो गया मेरा r21 कैप हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स अगर, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही है मेरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है यहाँ पर, F21 के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया मेरा माइनस, और इस पूरे की जगह पे यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, F21 वेक्टर। सो ये आ जाएगा आपका F21 वेक्टर। सो इससे क्या पता चलता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर से, इससे हमें ये पता चलता है कि कूलाम नियम जो है गति के तृतीय नियम की पालना करता है। गति का तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब जो दोनों ही आवेश हैं यहाँ पर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, समान परिमाण का समान परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशा में क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सो ये आपका आज की लास्ट हेडिंग थी स्टूडेंट्स, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अगली क्लास में हम कूलाम नियम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो के अंदर ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि नियम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है बोर्ड पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होंगे आपके। सो अगली क्लास में हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग हमेशा अभी तक हमें अच्छा सपोर्ट करते आए हैं, और हमें इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें, और आगे से आगे शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। थैंक यू सो मच।